हेलो बच्चों, हाउ आर यू। मैं रज़ी अख्तर। हम लोग थर्ड चैप्टर पढ़ रहे हैं 11th क्लास। आपको पता होगा बच्चे, दैट इज़ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको इंट्रोडक्शंस बताए थे, लॉज बताए थे। आज हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे इसको। लिटिल बिट ये इम्पोर्टेंट है, ज़रा आप ध्यान से देखेंगे और बहुत मुश्किल नहीं है, आसान सा कॉन्सेप्ट है। देखिए, सबसे पहले हमें जानना है डिटर्मिनेशन ऑफ पीरियड, ब्लॉक एंड ग्रुप्स। अगर कोई एलिमेंट आपके पास है तो वो मॉडर्न प्रेडिक्टेबल में किस ग्रुप में होगा, उसका पीरियड क्या होगा और कौन सा ब्लॉक होगा, दैट वी विल डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ गिवन कॉन्सेप्ट। अच्छा, इससे पहले आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसे हम कहते हैं इन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, है ना। ये एक क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी मिल सकता है बच्चों, और स्कूल में तो डेफिनेटली 1 मार्क्स का आपको क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। तो देखिए, सबसे पहले आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट। ये एस ब्लॉक एलिमेंट है, तो इसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगा दैट इज NS1 to 2। जैसा कि आप जानते हो कि इस ब्लॉक एलिमेंट को अगर देखेंगे तो 2 ग्रुप आपके पास है, ग्रुप 1 एंड 2। तो ग्रुप 1 के जितने भी मेंबर्स हैं उसमें एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो NS1 कहलाएगा, और ग्रुप 2 में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 आएंगे तो वो NS2 कहलाएगा। तो अगर आपका एलिमेंट इस ब्लॉक है बच्चों तो आप लिखेंगे NS1 to 2। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी लिख लो, जैसे आपके पास मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम कितना होता है 12, क्या लिखते हो आप 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ गया। तो क्या लिखा आपने 3s2, यहाँ पे 3 क्या है n, और ऊपर जो आपने लिखा है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है। अगर यही आपने सोडियम लिखा होता तो क्या होता बच्चे 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। तो देखिए ये NS1 आ गया। तो या तो इस ब्लॉक NS1 होगा या फिर NS2 होगा। और NS1 है तो ग्रुप 1 होगा बच्चे, और NS2 है तो ग्रुप 2। और चूंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया इस सब ऑर्बिट में, इसीलिए इसका ब्लॉक क्या हो जाएगा इस ब्लॉक, आप जानते हो। अब आइए जो दूसरा है दैट इज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट। तो अगर आप पी ब्लॉक, जैसा कि मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि टोटल 10 ग्रुप्स आपके पास हैं, सॉरी 6 ग्रुप ऐसे हैं जिसको आप पी ब्लॉक कहते हो, है ना, ग्रुप 13 टू ग्रुप 18। तो इसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा जाएगा बच्चों दैट इज NS2NP1 to 6। ये 1 से लेकर 6 तक जाएगा। 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी एंड 6 भी। इसका मतलब ये हुआ कि जितने P1 वाले हैं उसको एक ग्रुप में डाल देंगे, जितने P2 वाले को दूसरे ग्रुप में, ऐसे P3, P4, P5 एंड P6 करके हम 6 ग्रुप डेवलप कर लेंगे। तो पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में NS2NP1 है उसका एक ग्रुप हो जाएगा जिसको आप 13 कहते हो। ऐसे 2 वाले को 14, 15, 16, 17 एंड 18। तो आपको याद रखना है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ P ब्लॉक एलिमेंट दैट इज NS2NP1 to 6। 1 से 6 तक इलेक्ट्रॉन फिल किया जा सकता है। अब आइए नेक्स्ट है बच्चों आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट कहोगे किसको, तो वैसा एलिमेंट जिसका आखिरी इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब ऑर्बिट में इंटर करे, दैट आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो आप देखिए इसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो N-1 D 1 to 10 NS2। यहाँ पे N-1 D है, मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट से एक यूनिट कम वाले D में 1 से 10 इलेक्ट्रॉन फिल किया जाएगा, और आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो S सब ऑर्बिट है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे। किसी को भी देख लो, जैसे आपके पास है आयरन, यह है 26, है ना। आप क्या लिखते हो बच्चे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6। देखिए ये आपका आउटर मोस्ट है, ये जो हो गया 3,
और ये क्या है फोर्थ, आउटर मोस्ट ऑर्बिट क्या हो गया फोर्थ, तो ये देखिए N4s2 आ गया और N-1 4 - 1 दैट इज 3 3D 3D का रेंज बताया था मैंने आपको क्या 1 to 10, तो ये 1 to 10 में कुछ भी हो सकता है 6 है, तो ये आप F आपका क्या आ गया जिसको आयरन कहते हो, ये D ब्लॉक एलिमेंट हो गया और इसका जनरल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप क्या लिखेंगे N-1 D 1 to 10 NS2 गेटिंग और नॉट। तो अब आइए जो लास्ट है आपका जिसको आप कहते हो F ब्लॉक एलिमेंट। ए ब्लॉक एलिमेंट का में क्या है बच्चों, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जब लिखोगे तो N-2F, F में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं तो 1 से 14, और जो D होगा N-1 D, देखो ध्यान से मान लो ये 7 है तो ये 6 होगा और ये 5 होगा, आप समझ रहे हो, जैसे मान लो ये 7s2 है तो इसको लिखना होगा आपको 6D और इसको लिखना होगा 5F। तो कॉन्सेप्ट ये है कि F वाले में 1 से 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और D वाले में या तो नहीं होगा या कुछ कुछ केसेस में 1 भी होते हैं, इसलिए इसको हमें यहाँ पे मेंशन करना पड़ा, और S के पास 2 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे। तो जनरल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ ए ब्लॉक एलिमेंट इज N-2 F1 to 14 N-1 D 0 to 1 and NS2। एकदम रट डालना बच्चे, ये दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, आपके स्कूल एग्जाम में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपसे 1 मार्क्स का, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया तो 4 मार्क्स का होगा, स्कूल में आया तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब आइए, जैसा कि हमने जो फर्स्ट हेडिंग दिया था वो ये था कि डिटर्मिनेशन ऑफ ग्रुप पीरियड, डिटर्मिनेशन ऑफ ग्रुप पीरियड एंड ब्लॉक, ठीक है। तो चलिए जैसे एक पहला केस हम लोग देखते हैं बच्चों कि मान लीजिए कि आपके पास इस ब्लॉक एलिमेंट है, इस ब्लॉक एलिमेंट किसे कहेंगे, वो एलिमेंट जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन, आखिरी इलेक्ट्रॉन इस सब ऑर्बिट में एंटर करे, दैट आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट। अब कोई भी एस ब्लॉक एलिमेंट का आपको पता करना हो पीरियड का क्या होगा और ग्रुप क्या होगा, तो जैसा कि आप जानते हो बच्चों कि मॉडर्न पीरियड टेबल में टोटल 7 पीरियड्स हैं और 18 ग्रुप्स हैं, तो आप कैसे पता करोगे गिवन एलिमेंट को कि ये किस पीरियड में होगा पीरियड टेबल के और किस ग्रुप में होगा। तो उसके लिए कॉन्सेप्ट ये है बच्चों कि पीरियड पता करने के लिए आप आउटर मोस्ट शेल चेक करेंगे। आउटर मोस्ट शेल कैसे चेक करोगे, तो आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखोगे जैसे 1s2 2s2 2p6 वाले, और उसमें जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की मैक्सिमम वैल्यू होगी वो इसका पीरियड होगा, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी बच्चे, जैसे आयरन में हमने 4s2 निकाला था तो 4th ग्रुप हो गया, 4th पीरियड हो गया। अच्छा, ग्रुप कैसे निकालोगे, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हम ये चेक करेंगे कि आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो आपको बताएगा ग्रुप, ठीक है। तो इस ब्लॉक में 2 ही ग्रुप फिक्स्ड है बच्चों, दैट इज 1 और 2। जैसे मान लो आपको पता करना है इस कैल्शियम के अबाउट, ये कैल्शियम किस पीरियड में है और किस ग्रुप में है, विद द हेल्प ऑफ गिवन कॉन्सेप्ट। तो कैसे, तो आप इसको लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये हो गया 18। उसके बाद लिखेंगे आप 4s2। तो आप देखिए इसमें सबसे पहले हमें पीरियड पता करना है, फॉर पीरियड आप क्या करोगे, बच्चे, आउटर मोस्ट शेल चेक करेंगे हम। तो देखिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 4 है, तो आपका आंसर आ गया 4। इसका मतलब कैल्शियम आपके 4th पीरियड में है। अच्छा, आप ग्रुप पता करिए, तो आउटर मोस्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल तो यही है ना, तो कितने 2, तो आप देखिए सेकेंड ग्रुप के 4th पीरियड में अगर आप चेक करोगे तो आपको वहां पे बैठा हुआ कैल्शियम मिल जाएगा बच्चे, नहीं आया। अगर आप 4th पीरियड के सेकेंड ग्रुप में चेक करोगे तो वहां पे आप कैल्शियम को पाओगे। व्हाट अबाउट मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम देखिए बच्चे 12 होता है, 1s2 2s2 2p6 1s2 2s2 2p6 3s2, ये आउटर मोस्ट सेल है बच्चों।
तो इसमें आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की मैक्सिमम वैल्यू चेक करिए, दैट विल डिसाइड पीरियड। तो इसका पीरियड क्या होगा बच्चे, तो देखिए 1 2 2 3, तो आप कहेंगे 3। और व्हाट अबाउट ग्रुप, ग्रुप क्या होगा बच्चे 2। सेकेंड ग्रुप के थर्ड पीरियड में आपका मैग्नीशियम है और सेकेंड ग्रुप के फोर्थ पीरियड में आपका कैल्शियम है। सिमिलरली अगर आप पोटासियम के अबाउट पता करोगे तो पोटासियम कितना होता है भाई 19, करेक्ट। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 18 हो गया, 4s1। तो देखो पीरियड इसका हो गया 4, ग्रुप इसका हो गया 1, किसका। ऐसे ही अगर आप रूबिडियम 37 इसके जस्ट नीचे है तो इसका पीरियड आएगा 5, ग्रुप आएगा 1। तो इन दिस वे आप डिटेक्ट कर पाओगे, पता कर पाओगे बच्चे कि गिवन एलिमेंट का कौन सा ग्रुप है और कौन सा पीरियड है। नहीं, अगर एस ब्लॉक हुआ तो आपको क्या करना है, पीरियड बताने के लिए आउटरमोस्ट शेल को चेक करना होगा बच्चे, और ग्रुप बताने के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेक करेंगे, ठीक है। इसमें ग्रुप या तो 1 होगा या ग्रुप 2 होगा। ये था ऑल अबाउट एस ब्लॉक। अब आगे देखिए फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो अगेन पीरियड का कॉन्सेप्ट वही रहेगा बच्चों, दैट इज आउटरमोस्ट शेल। ग्रुप में थोड़ी चेंज आएगी। ग्रुप में कहा गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन जो कि पी सब ऑर्बिट में चेक करेंगे, और ns2 np6 बोला था ना, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका होता है बच्चों ns2 np126। तो जो भी इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे ये और उसमें +10 कर दोगे आप तो आपको क्या मिल जाएगा बच्चे, ग्रुप, ठीक है। तो पीरियड के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप क्या करेंगे आउटरमोस्ट शेल चेक कर लेंगे बच्चों। फॉर ग्रुप नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे ns2 np में और उसमें 10 ऐड कर देंगे, यू विल गेट ग्रुप। तो देखिए क्लोरीन 17 है बच्चों, आप लिखते हो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 10 हो गए, 3s2 3p5 ये हो गया आपका 17। देखो बच्चे, तो सबसे पहले तो आप बताइए इनके लिए पीरियड क्या होगा। तो आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेक करो, 1 2 2 3 3, मैक्सिमम क्या हो गया भाई 3। तो पीरियड क्या आ गया 3, ग्रुप। तो आउटरमोस्ट शेल कौन सा है बच्चे, ये वाला रहा। तो इसमें 2 इसमें 5, कितने हो गए 7 और 10 और ऐड कर दिए 17। इसका मतलब ये हुआ कि क्लोरीन आपके 17 ग्रुप के थर्ड पीरियड में प्रेजेंट है। तो क्या आप बता सकते हो कि सल्फर का क्या होगा पीरियड एंड क्या होगा ग्रुप, डिटेक्ट करो आप। सोच लिया बच्चों। तो सल्फर के लिए आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे, इसके लिए क्या लिखोगे बच्चे, 1s2 2s2 2p6 3s2 कितना हो गया 12 और 3p4। तो इसको ऐड करिए कितना आ गया भाई 6 + 10 कितना हो गया 16, दैट्स इट। तो ग्रुप क्या आ गया 16 और पीरियड क्या आ गया 3, ठीक है। उसी तरह से अगर आप ब्रोमीन 35 देखते हो, ब्रोमीन 35 में पीरियड क्या आएगा 4th आएगा या 5th आएगा। देखो इसका कितना आया था ग्रुप 3rd, तो इसका ग्रुप ब्रोमीन है तो 4th ग्रुप आएगा और 17 पीरियड सॉरी ग्रुप, इसका ग्रुप 17 होगा अगेन क्योंकि हेलोजन फैमिली है बच्चों, और पीरियड इसका जो क्लोरीन है उससे 1 बढ़ जाएगा, दैट इज 4th हो जाएगा। उसी तरह सेलेनियम देखो, तो ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम है ना, तो इसमें 16 है, इसका आपने बताया था 16 ग्रुप, तो ये भी 16 ग्रुप में होगा और पीरियड इसका 1 एक्सीड हो जाएगा 4th हो जाएगा। समझ में आ गया। तो अगर आपके पास पी ब्लॉक एलिमेंट हो तो कैसे आप पता करोगे कि किस पीरियड एंड किस ग्रुप में है, बता दिया मैंने आपको। नेक्स्ट आइए बच्चों, व्हाट अबाउट डी ब्लॉक एलिमेंट। तो डी ब्लॉक एलिमेंट में भी पीरियड का कॉन्सेप्ट वही है, आउटरमोस्ट शेल।
outermost ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट विल बी डिसाइडेड बाय, वो डिसाइड करेगा कि पीरियड क्या होगा. व्हाट अबाउट ग्रुप, तो ग्रुप बताएगा आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1d सब सेल एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन s सब सेल. ठीक है, तो s सब सेल का मतलब आउटरमोस्ट हाइड्रोजन में, आउटरमोस्ट s में चेक करिए कि इलेक्ट्रॉन कितने हैं, और d में कितने इलेक्ट्रॉन हैं ये भी आपको काउंट करना होगा. देखिए एक एग्जांपल से डिस्कस कर लेते हैं बच्चों. जैसे आपके पास आयरन है 26, क्या लिखते हो 1s2, आगे बोलो 2s2, 2p6, गुड, 3s2, फिर बोलिए 3p6, आगे 4s2 और नेक्स्ट 3d6. तो ये हो गया आयरन का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो लिखा आपने. तो देखिए इसमें व्हाट अबाउट पीरियड, तो आपको देखना है आउटर मोस्ट ऑर्बिट, मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. तो 1 2 2 3 3 4 3, तो 4 आ गया ना यार, तो पीरियड हो गया 4. व्हाट अबाउट ग्रुप, तो आप क्या करोगे, एस में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2 और डी में कितने हैं 6, तो क्या हो गया भाई 8. तो आप कहेंगे 8th ग्रुप के 4th पीरियड में कौन प्रेजेंट है बच्चों, आयरन. तो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको आयरन के लिए बताया है. उस तरह से जिंक या निकल का चेक करो आप, तो देखोगे कि आपका पीरियड इन दोनों के लिए सेम आएगा, ग्रुप चेंज होगा. जिंक में देखिए डी में 10 इलेक्ट्रॉन तो 12, तो 12 ग्रुप आएगा जिंक का, और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है तो 10 ग्रुप आएगा. तो ये 10th ग्रुप के 4th पीरियड का मेंबर है, और ये आपके पास 12 ग्रुप के 4th पीरियड का मेंबर है. कौन, जिंक. गेटिंग और नॉट. अब आइए व्हाट अबाउट इफ ब्लॉक एलिमेंट. तो इफ ब्लॉक एलिमेंट में भी सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि आउटरमोस्ट शेल डिसाइड करेगा पीरियड को, और ग्रुप बताने के लिए क्या करोगे आप, थर्ड लिख दोगे. ये फिक्स होता है बच्चों. तो अगर आपके पास, ध्यान से सुनना, इफ ब्लॉक एलिमेंट है दैट मीन्स कि लास्ट इलेक्ट्रॉन की एंट्री इफ ब्लॉक में हो, तो इस केस में ग्रुप फिक्स रहेगा, दैट इज 3. ठीक है, और पीरियड चेंज होगा तो 6 और 7 में से दोनों में किसी एक में आया करेगा. तो देखिए जैसे ये 3 आपके पास एफ ब्लॉक एलिमेंट है, आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए. ठीक है, और बताइए कि किस पीरियड में और किस ग्रुप में है. तो ग्रुप के लिए तो कोई टेंशन ही नहीं है, ग्रुप थर्ड फिक्स है इसका बच्चों. रही बात पीरियड की, तो आप देखेंगे ये दोनों आपका 6th पीरियड में आएगा और ये 7th में आएगा, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्ली लिख पाओगे तो ये था कॉन्सेप्ट जिससे आप पता कर सकते हो कि कौन सा एलिमेंट किस ग्रुप में है और किस पीरियड में है बच्चों. अब आइए थोड़ा इंटरेस्टिंग है ये, इस साल भी नीट में इस पे क्वेश्चन आया है, दैट इज IUPAC nomenclature of atoms having atomic number greater than 100. अगर एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा हो तो उसका आप IUPAC nomenclature कैसे करोगे. तो देखो बच्चे, इसके लिए क्या करना होगा हमें, पहले ये देखिए, 0 के लिए आप लिखते हो नील. अगर आपके पास 0 है तो आप क्या लिखेंगे, नील. और 1 के लिए क्या लिखोगे, अन. 2 के लिए क्या लिखोगे, बाई. 3 के लिए ट्राई. 4 के लिए क्वाड, QUAD. 5 के लिए पेंट. फॉर 6 इट इज हेक्स. 7 के लिए सेप्ट लिखेंगे, नॉट हेप्ट, सेप्ट. 8 के लिए ऑक्ट और 9 के लिए ENN. ये आपको याद रखना होगा 0 to 9. तो 0 के लिए क्या होगा बच्चे, नील. 1 के लिए अन, 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए सेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए इन. तो ये आपको याद रखना होगा. अब नोमेनक्लेचर के लिए क्या करना होगा आपको, जैसे देखिए यहां से कौन सी प्लॉट हो जाएगा बच्चों, 101 आपके पास है, 101, इसका आपको नोमेनक्लेचर करना है. कैसे करोगे बच्चे, देखिए 1 के लिए क्या लिखोगे आप, तो इधर आ जाओ, अन. 0 के लिए नील, फिर 1 के लिए अन. तो देखो ये आ गया अन 1 के लिए, नील 0 के लिए, अन आ गया फिर से 1 के लिए. और IUM
आपको प्लस ऐड करना होगा एज ए सफिक्स, गेटिंग नॉट, IUM आपको लगाना होगा। तो हमने कहा अनिल अन्यम, तो IUPAC नेम ऑफ एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 101 दैट इज 101 इज अनिल अन्यम, UNU। इसी को मेंडेलवेयम कहते हैं भाई। तो मेंडेलवेयम ये आपका क्या है, MD से आप इसको रिप्रेजेंट करते हो, ये कॉमन नेम हो गया, तो ये भी आपको याद रखना होगा। अब बताइए व्हाट अबाउट 102, तो 102 के लिए अनिल बायम, अनिल बायम, तो बाई में ऑलरेडी आई आ गया, तो दो बार लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो अनिल बायम, तो इसको जो आप शॉर्ट में लिखेंगे UNB, इसी को आप नोबेलियम कहते हो, NO। नोबेलियम इज अ कॉमन नेम ऑफ एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 102 और इट्स IUPAC नेम इज अनिल बायम, गेटिंग और नॉट। व्हाट अबाउट 103, ये भी फेमस कंपाउंड है भाई। तो अनिल 3 के लिए ट्राइयम, अनिल ट्राइयम UNT, इसी को लॉरेंसियम कहते हैं भाई। दिस इज ऑल्सो कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज लॉरेंसियम। व्हाट अबाउट 104, तो अनिल क्वाडियम, अनिल क्वाडियम को रदरफोर्डियम भी कहते हो, UNQ या RF से रिप्रेजेंट करोगे। 105 को कहते हैं अनिल पेंटियम, UNP, ये डुबनियम भी कहलाता है बच्चे, DB। उसी तरह 6 के लिए क्या बोलोगे, अनिल हेक्सियम, UNH, इसी को सीबोर्गियम भी कहते हैं बच्चों, सीबोर्गियम, ठीक है। 107 को कहते हो आप अनिल सेप्टियम, अनिल सेप्टियम UNS, UNS, इसी को आप बोहरियम भी कहते हैं। 108 को कहते हो अनिल ऑक्टियम, UNO, इसी को हेस्नियम भी कहते हैं, हेसिनियम। अब आइए 104 अगर हो, 104 को कहेंगे आप अनिल इनियम, अनिल इनियम UNE, है ना। इसी को मेटनेरियम भी कहते हैं, मेटनेरियम MT से रिप्रेजेंट होगा। और 110 के लिए आप बोलेंगे अनिलियम, अनिलियम, इसी को आप ड्रम स्टेडियम भी कहते हैं, DS। अब ये तो 10 कॉमन नेम और IUPAC नेम याद रखना है। अब जैसे इनकी नेमिंग करनी हो, क्या करोगे बच्चे बताओ। तो अनियम, अनियम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल U एंड 2 स्मॉल u, ठीक है। 112 को कहेंगे अनिल बायम, अनिल बायम, ठीक है। तो सॉरी नील नहीं, अनबायम, तो UUB, और इसे क्या लिखेंगे, अन ट्राइयम, अन ट्राइयम, इसे क्या लिखेंगे, अन क्वाडियम, अन क्वाडियम, अन क्वाडियम। व्हाट अबाउट 115, तो अन पेंटियम, अन पेंटियम। और 116 को क्या बोलोगे बच्चे, अन हेक्सियम, अन हेक्सियम। और 117 को अन सेप्टियम, 118 को अन ऑक्टियम, और 119 को अन इनियम, अन इनियम। तो 120 को क्या बोलेंगे बच्चे, अनबाइनिलियम, अनबाइनिलियम। तो आई होप नोमेनक्लेचर आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। वो एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा हो, आप उनका नोमेनक्लेचर इन दिस वे कर सकते हैं। तो आप याद रखना 100 to 120 एटलीस्ट याद रख लीजिए, क्योंकि अब तक हमारे पास 118 एलिमेंट तो है, ठीक है बच्चों। और जो कॉमन नेम बताया वो भी याद कर लेना, समटाइम ये मैट्रिक्स मैच में आता है, जैसे इस साल नीट में भी क्वेश्चन आया था और स्कूल वाले भी आपके पूछते हैं। अब जो हमें डिस्कस करना है बच्चों, इसे कहते हैं एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस, एटम का रेडियस। तो एटम को सबसे पहले तो आप स्फेरिकल एज्यूम करेंगे, माना गया है कि एटम स्फेरिकल होता है, ठीक है। अब स्फीयर में सेंटर पे क्या होगा, न्यूक्लियस, जिस पे ऑलमोस्ट ऑल मास कॉन्सेंट्रेटेड होता है, जैसा कि बताया गया। और आउटरमोस्ट शेल को आप वैलेंस शेल कहते हो। कॉन्सेप्ट यह है कि न्यूक्लियस
के सेंटर, न्यूक्लियस के सेंटर एंड आउटर मोस्ट ऑर्बिट के बीच के डिस्टेंस को आप एटॉमिक रेडियस कहते हो। सिंपल है ना। तो डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस, रादर आप कह सकते हो सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। क्या ये डेफिनेशन समझ में आ गया? देखिए बच्चे, ये आपके पास है, मान लो न्यूक्लियस है और ये आउटर मोस्ट शेल है। तो न्यूक्लियस का सेंटर और आउटर मोस्ट के बीच के डिस्टेंस को आप कहते हो एटॉमिक रेडियस, है ना। अच्छा, इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेजर एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस को मेजर करना बहुत मुश्किल है। कैसे? क्यों? बिकॉज द आइसोलेशन ऑफ सिंगल एटम इज वेरी डिफिकल्ट। अरे आप एक एटम को निकाल के ले आना ये बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि एटम तो स्मॉल साइज होता है भाई, तो उसको आइसोलेट करना मुश्किल, और देयर इज नो वेल डिफाइंड बाउंड्री। तो देखो, आपने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में पढ़ा कि भाई आप मोमेंटम एंड पोजीशन को साइमल्टेनियसली मेजर नहीं कर सकते। तो बाद में ये बताया गया कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड की तरह होते हैं, तो एक वेल डिफाइंड बाउंड्री हमारे पास है ही नहीं जो हम इसको डिटेक्ट कर पाए। तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक है जिसके बेस पे आप एटॉमिक रेडियस कैलकुलेट मुश्किल से कर पाओगे। तो अब एक्चुअली में दूसरे तरीके से इसको डिफाइन किया गया कि हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स इन होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल इज नोन एज एटॉमिक रेडियस। तो क्या कहा गया बच्चों, ध्यान से देखिए कि आपके पास दो एटम है, जैसे ये एटम है, ये एटम है। अब मान लो इन्होंने बॉन्ड बना लिया, तो हमें इन दो के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस, न्यूक्लियस तो फिक्स होगा अपनी जगह पे, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मेजर करके दो से डिवाइड कर देना है, तो जो आएगा दैट विल बी एटॉमिक रेडियस। तो हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, इनको कहते हैं इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, नहीं आप बिटवीन टू एटम्स इन होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल, जैसे ये ऑक्सीजन है तो ये भी ऑक्सीजन होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल इज नोन एज एटॉमिक रेडियस। तो दो एटम को जो भी बॉन्ड से अटैच्ड हो उनके न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस मेजर कर सकते हो आप, और उनको दो से डिवाइड कर दीजिए, जो मिलेगा दैट विल बी एटॉमिक रेडियस। उसके बाद क्या है बच्चों, द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इज आल्सो नोन एज बॉन्ड लेंथ। ऑब्वियस सी बात है, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को ही तो क्या कहते हो आप, बॉन्ड लेंथ। द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस between two atom is known as what, bond length। तो based on chemical bond atomic radius को हमने चार कैटेगरी में डिवाइड किया। अब ये आपके लिए somewhat important है। Based on chemical bond atomic radius is divided into 4 categories। चार कैटेगरी में आपने एटॉमिक रेडियस को डिवाइड किया। सबसे पहले हमने देखा बच्चों कोवेलेंट रेडियस, इसको हम आरसी कहेंगे, फिर आयनिक रेडियस आरआई, फिर मेटालिक रेडियस आर एम, और उसके बाद है वन वाल रेडियस दैट इज एस। ठीक है, तो ये कोवेलेंट, उसके बाद आयनिक, मेटालिक एंड वंडरवाल, ये चार तरह के रेडियस आपके पास आ गए बच्चों। इनको वन बाय वन आप स्टडी करेंगे। तो देखो बच्चों, सबसे पहले कोवेलेंट रेडियस, तो आप पहले क्या करो, इसको डिफाइन कर लो। कोवेलेंट रेडियस को डिफाइन कैसे करेंगे, तो कहा गया हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू सिंगली बॉन्डेड होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल इज कॉल्ड कोवेलेंट रेडियस। हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, समझ पा रहे हैं क्या होगा बच्चे, बिटवीन टू सिंगली बॉन्डेड होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो लेट्स सी, जैसे मान लीजिए ये दो एटम ने मिलकर बॉन्ड बनाया, तो अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मेजर कर लो। जो डिस्टेंस आएगा उसको दो से डिवाइड कर दीजिए। तो अगर होमोएटॉमिक है तो क्या होगा बच्चे, मान लो ये A है और ये भी A है, तो अगर डायमीटर निकाल यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को आप DAA कहोगे, ये बराबर किसके होगा, RA प्लस RA, मतलब ये रेडियस और ये रेडियस है ना, इसी को आप 2RA कह सकते हो। तो RA रेडियस ऑफ A इक्वल टू क्या आएगा, डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई दैट इज AA अपॉन 2। तो ये जो आएगा वो आपका एटॉमिक रेडियस होगा। हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू सिंगली बॉन्डेड होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल इज कॉल्ड व्हाट, कोवेलेंट रेडियस। अच्छा, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, बाय द ओवरलैपिंग ऑफ
एटॉमिक ऑर्बिटल। अब चूंकि एक ऑर्बिटल दूसरे पे ओवरलैप कर जाएगा, तो इसका जो एटॉमिक रेडियस है वो सबसे छोटा होगा। तो एटॉमिक रेडियस का साइज इसमें आप देखेंगे कि बहुत कम आपको मिलेगा। तो देखिए कहा गया कि इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इज मिनिमम, है ना, और यही बताया था मैंने आपको कि ये ए और ए के बीच, दो न्यूक्लियस के सेंटर के बीच का डिस्टेंस है, उसको आप मेजर कर सकते हो, ये इजीली किया जा सकता है। और इसको हमने डिस्टेंस मान लिया, डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई, तो ये होगा आर ए प्लस आर बी के बराबर होगा, तो 2RA के बराबर हो गया। यहाँ से RA हमने फाइंड कर लिया। अब जैसे एक एग्जाम्पल है क्लोरीन, दो क्लोरीन के दो न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को जब आप मेजर करोगे तो ये आएगा 1.98 एंगस्ट्रम, 1.98 एंगस्ट्रम, 2 से डिवाइड कर लिए 0.99 एंगस्ट्रम आ गया। ये रेडियस ऑफ क्लोरीन मिल गया आपको। समझ में आया कि नहीं आया भाई? तो इसे आप कहते हो क्या? कोवेलेंट रेडियस। क्योंकि कोवेलेंट रेडियस ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से बनता है, इसीलिए इनका साइज छोटा होगा। अब आइए आयनिक रेडियस, है ना। आयनिक रेडियस क्या होता है बच्चों? देखिए आयन में जैसे मान लो कैटायन है, तो कहा गया कि व्हेन न्यूट्रल एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन इट कन्वर्ट्स इन कैटायन। जब कोई भी न्यूट्रल एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो कैटायन में कन्वर्ट होगा। इस बात को समझने में कोई ऑब्जेक्शन, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट ये है कि कैटायनिक रेडियस इज ऑलवेज स्मॉलर देन एटॉमिक रेडियस। तो कैटायनिक रेडियस की वैल्यू हमेशा छोटी होती है एज कंपेयर टू एटॉमिक रेडियस। क्यों? जैसे आपके पास Na है और ये आपके पास Na प्लस है, तो इन दोनों में Na का एटॉमिक साइज ज्यादा है, Na प्लस का एटॉमिक साइज कम है। सवाल क्यों? तो देखो बच्चों, कैटायन को आप कैसे बनाते हो? एक इलेक्ट्रॉन लूज करा के। जब आप एक इलेक्ट्रॉन लूज करा दोगे तो इसमें जो प्रोटॉन है उसकी संख्या इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में बढ़ जाएगी ना। इनिशियली सोडियम हैज 11 प्रोटॉन एंड 11 इलेक्ट्रॉन। After removing one electron from outermost orbit, you will get sodium ion, and sodium ion has now 11 proton still, but electron become 10. So since nucleus has 11 proton, that means ke it has more positive charge. Then what? We have 10 electrons. तो 10 इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में 11 प्रोटॉन ज्यादा ताकतवर होगा. That will attract outermost electron cloud towards itself. As a result, bond length decreases or size of atomic radius increases or decreases. Size of cationic radius decreases. That's why it is said that cationic radius is always smaller than that of neutral radius. तो आप कह सकते हो कि एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद न्यूक्लियस का जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ जाएगा, और वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा। एज ए रिजल्ट साइज घट जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया भाई? सिमिलरली अगर आप एनायंस को देखते हो तो एनायन में क्या होगा बच्चे? एनायन को बनाते हैं हम एक इलेक्ट्रॉन देकर। तो जैसे आप एक इलेक्ट्रॉन दोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा और प्रोटॉन कम होगा, मतलब कि न्यूक्लियस कमजोर हो जाएगा। तो जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो और फैल जाएगा। मतलब ये हुआ कि एनायन का रेडियस न्यूट्रल से ज्यादा होगा, कैटायन का रेडियस न्यूट्रल से कम होगा। नहीं आया समझ में? एनायन का रेडियस न्यूट्रल से ज्यादा होगा। जैसे आपके पास मान लो ये Cl है, ये Cl प्लस है और Cl माइनस है, ये A है, ये B है और ये C है। तो बताओ बच्चे इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है भाई? 7। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7। इसमें बताइए प्रोटॉन कितने हैं भाई? 7। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 16। और हेयर प्रोटॉन कितने हैं बच्चों? 17। इलेक्ट्रॉन कितने? 18। तो आप देखिए प्रोटॉन सभी में सेम है, इलेक्ट्रॉन की संख्या वेरी कर रही है बच्चों। तो आप देखिए सबसे कम इलेक्ट्रॉन इसके पास 16, तो इसके प्रोटॉन जो 17 प्रोटॉन है इसको खींच के छोटा कर देगा। तो मिनिमम साइज का क्या आएगा आपका? Cl प्लस। उसके बाद क्या आएगा? न्यूट्रल। और सबसे बिगर साइज का होगा आपका एनायन। व्हाई? बिकॉज इस पे आपने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया। अब प्रोटॉन तो आपके पास 17 ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या होगा? 18। दैट मींस इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया, तो वो क्या होगा बच्चे? फैल जाएगा।
नहीं, तो दैट्स वाई कहा गया कि कैटायन का साइज न्यूट्रल एटम से छोटा होगा, एनायन का साइज न्यूट्रल एटम से हमेशा ज्यादा होगा। जैसे आपके पास है Fe2 प्लस, Fe3 प्लस, इनको अरेंज करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक साइज, तो मैक्सिमम साइज किसका होगा बच्चे? आयरन का, फिर आयरन 2 का, फिर आयरन 3 प्लस का। अरे समझे कि नहीं समझे भाई? जैसे आपके पास Sn है, Sn2 प्लस, Sn4 प्लस, साइज क्या आएगा भाई? Sn देन Sn2 प्लस देन Sn4 प्लस। समझ आया कि नहीं आया? तो ये आप देख रहे हैं आनिक रेडियस। अब देखिए जैसे कॉन्सेप्ट ये है कि साइज ऑफ कैटायन इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जितना ज्यादा न्यूक्लियस को ताकतवर बनाओगे, पावरफुल बनाओगे, साइज उतना छोटा होगा। क्यों? क्योंकि जो न्यूक्लियस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा। तो अब देखिए जैसे मैंने लिखा N3 माइनस, O2 माइनस, F माइनस, Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव, एंड हियर S2 नेगेटिव, Cl नेगेटिव, K पॉजिटिव एंड Ca पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव। अब सबसे पहले क्या है इनमें कॉमन? तो व्हाट इज कॉमन अमंग देम? तो देखो बच्चे इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10 10 10 10 10 एंड बस। तो इन सब के पास 10 इलेक्ट्रॉन है। तो जिनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो उसे कहते हैं आप आइसो इलेक्ट्रॉनिक केमिकल स्पेसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक केमिकल स्पेसीज, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो बच्चे? सेम हो। अब आप बताइए कि अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक साइज। तो पता करो बच्चे नंबर ऑफ प्रोटॉन सबसे ज्यादा किसके पास है, उसका एटॉमिक साइज सबसे कम होगा। तो Al3 के पास प्रोटॉन की संख्या सबसे ज्यादा है, तो साइज सबसे छोटा हो गया। उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद सोडियम आ गया बच्चे, देन कौन आएगा? F माइनस, O पे 2 माइनस एंड N पे 3 माइनस। तो ये हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज। सिमिलरली यहाँ पे क्या कॉमन है बच्चों? 16 प्लस 2 18, 17 प्लस 1 18, 19 माइनस 1 18, 20 माइनस 2 18। तो दीज आर ऑल्सो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। तो आप इनको भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हो। फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या जिसके पास ज्यादा होगी उसका साइज सबसे छोटा होगा। तो आपके पास है कैल्शियम आयन मिनिमम साइज का, देन पोटासियम, देन क्लोरीन, देन सल्फर पे 2 नेगेटिव। तो क्या समझ में आया बच्चों आप लोगों को? तो एनायन का साइज न्यूट्रल से ज्यादा होगा, कैटायन का साइज न्यूट्रल से कम होगा। अब आइए मेटालिक और क्रिस्टल रेडियस। मेटालिक और क्रिस्टल रेडियस किसे कहते हैं बच्चों? जल्दी बताइए। तो जैसा कि आप जानते हो मेटल में कौन सा बॉन्ड होता है भाई? जो आपके पास मेटल होते हैं इसमें कौन सा बॉन्ड होता है? मेटालिक बॉन्ड, ठीक है। तो कोई भी आप क्रिस्टल ऑफ मेटल देखते हो तो उसमें ये देखा गया है कि 2 एटम एक दूसरे को टच करता है ऐसे, है ना। तो आप कहेंगे हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन 2 एडिशन मेटालिक एटम इन क्रिस्टलाइन लैटिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मेटालिक रेडियस, और क्रिस्टल रेडियस भी कह सकते हो। half of the internuclear distance between 2 adjacent metallic atom in crystalline lattice is called। तो देखो बच्चे इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को आप मेजर करिए, फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए इसका जो बॉन्ड लेंथ आएगा वो कोवलेंट रेडियस से ज्यादा होगा, क्योंकि कोवलेंट रेडियस में क्या होता है? ओवरलैपिंग होता है। ये देखिए ये ओवरलैप किया ना तो साइज कम हो गया, तो इसीलिए इसका रेडियस कम होगा, इसका रेडियस ज्यादा होगा। मेटालिक रेडियस इज ग्रेटर देन दैट ऑफ कोवलेंट रेडियस। समझ में आया कि नहीं बच्चों? ठीक है। अब आइए फोर्थ है जिसको आप वंडर वाल रेडियस कहते हो। फोर्थ को हम लोग बोलते हैं वंडर वाल रेडियस। तो देखिए कहा गया हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ एडिशन
adjacent placed atom in solid state of noble gas is called van der Waal radius. देखो नोबल गैस, आप तो कह रहे हो गैस, तो यार गैस को हम सॉलिडिफाई कर सकते हैं, तो हमने सॉलिड बना दिया. अब दो मॉलिक्यूल के बीच के डिस्टेंस को हमने मेजर करके 2 से डिवाइड कर दिया. नहीं, तो हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ adjacent placed atom in solid state of noble gas is called van der Waal radius. और van der Waal radius का जो साइज होता है वो बाकी सारे रेडियस से सबसे ज्यादा होगा, मैक्सिमम होगा बच्चे. तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो जरा देखिए van der Waal रेडियस का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है. तो देखो बच्चों, जैसे मान लीजिए ये आपके पास कोई एटम है जिसने कोवलेंट रेडियस बनाया और ये दूसरा मॉलिक्यूल है इसने भी कोवलेंट रेडियस बनाया, ये दोनों कोवलेंट रेडियस है. अब आप देखो इन दो मॉलिक्यूल के, दो एटम के बीच का जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं, ये वाला और ये वाला, इसको अगर 2 से डिवाइड कर लेते हो, जैसे मान लो ये A है और ये A डैश, तो DA और A डैश को अगर 2 से डिवाइड करते हो तो ये आएगा van der Waal रेडियस. R ये आएगा van der Waal रेडियस. तो देखो ये जनरली दो मॉलिक्यूल या इनर्ट गैस के बीच देखा गया ऐसा, तो इनका रेडियस बहुत ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू कोवलेंट रेडियस. आप कह सकते हो ऑलमोस्ट 2 गुना के बराबर होगा. कोवलेंट रेडियस से कम 2 गुना होगा van der Waal रेडियस. समझ में आया कि नहीं बताइए. तो आप बताओ भाई एटॉमिक रेडियस कहते हैं किसको है. तो देखो कहा गया एटॉमिक रेडियस को अगर आप डिफाइन करोगे तो इसका कॉन्सेप्ट ये आया बच्चों कि न्यूक्लियस के सेंटर और आउटरमोस्ट ऑर्बिट, जिसको वैलेंस शेल कहते हो, उनके बीच के डिस्टेंस को हम लोग एटॉमिक रेडियस कहते हैं. अब इसमें प्रॉब्लम ये थी कि डायरेक्ट एटॉमिक रेडियस को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते. इसके पीछे 2 इंपॉर्टेंट रीजन था. सबसे पहला ये कि एटम को आइसोलेट करना बहुत मुश्किल काम है, एकदम एटम को अलग करना मुश्किल काम है. दूसरा कि जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट आप कहते हो उसका वेल डिफाइंड बाउंड्री हमारे पास नहीं है. नहीं, आप कहते हो कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक वेव है, तो वो वेव की तरह होगा, तो कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम होगा. तो ये डिफिकल्टीज थी कि एटॉमिक रेडियस को हम डायरेक्ट पता नहीं कर सकते. ठीक है ना. तो इसका डेफिनेशन चेंज किया गया. कहा गया कि अब 2 एटम को पास लाइए, जो भी बॉन्ड से वो अटैच हो सकता हो. अब दोनों के न्यूक्लियस के सेंटर का डिस्टेंस मेजर करिए, ठीक है, और 2 से डिवाइड कर दीजिए. जो आएगा दैट विल बी एटॉमिक रेडियस. और याद रहे कि ये दोनों होमो एटॉमिक होना चाहिए, मतलब दोनों सेम साइज के होने चाहिए, तभी तो प्रॉपर आएगा. ठीक है. अब कहा ऑन द बेसिस ऑफ दैट फोर्स मतलब जो 2 एटम को पास लाएगा उसके बेस पे आप जनरली तो आप इसको 3 कैटेगरी में कैटेगराइज करोगे. एक को आपने कहा कोवलेंट रेडियस, दूसरे को मेटालिक और तीसरे को van der Waal. कोवलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस एंड van der Waal रेडियस. कोवलेंट रेडियस क्या होगा कि कोवलेंट मॉलिक्यूल में 2 न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा कोवलेंट रेडियस. मेटालिक रेडियस को आप क्रिस्टल रेडियस भी कहते हो. तो 2 मेटल एटम जो आपस में टच्ड होते हैं उनके न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस मेजर करके 2 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा आपका क्या, मेटालिक रेडियस. और उसके बाद van der Waal रेडियस. तो van der Waal रेडियस में आप देखेंगे कि 2 एडिशन मॉलिक्यूल जनरली क्या होते हैं, नोबल होते हैं, उनके न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को 2 से डिवाइड कर दीजिए. अब अगर आप इन तीनों में, इन तीनों में ये पता करोगे किसका डिस्टेंस कोवलेंट रेडियस ज्यादा होगा, किसका रेडियस ज्यादा होगा, किसका कम होगा, तो मैक्सिमम रेडियस आपको मिलेगा बच्चों van der Waal रेडियस, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही वीक होता है. उसके बाद आएगा मेटालिक और सबसे कम आएगा कोवलेंट. कोवलेंट सबसे कम इसलिए आएगा क्योंकि इसमें तो आप ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल करा देते हो. ठीक है बच्चों, ठीक है. और फिर मैंने आपको बताया कैटायनिक और एनायनिक रेडियस, जिसको आयनिक रेडियस कहते हो. तो इसमें हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा बच्चों कि कैटायन का रेडियस हमेशा न्यूट्रल से छोटा होगा, एनायन का रेडियस हमेशा न्यूट्रल से बिग साइज का होगा, ज्यादा होगा. नहीं, तो जब भी आपको कैटायन, न्यूट्रल और एनायन दिया जाए तो मैक्सिमम रेडियस एनायन का आएगा, फिर न्यूट्रल का, फिर कैटायन का. तो आई होप आप लोगों को एटॉमिक रेडियस और हाउ टू डिटेक्ट कि कौन सा एटम किस ग्रुप में है, किस पीरियड में है, किस ब्लॉक का है, आप डिटेक्ट कर पाओगे. और
कौन से ब्लॉक का कौन से एस ऑर्बिट, पी ऑर्बिट या डी ऑर्बिट का क्या होगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये भी हम लोगों ने इस लेक्चर में डिस्कस किया। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चे। मैंने पहले ही बोल दिया था कि बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन ओवरऑल यहाँ भी आपको शॉर्ट नोट तैयार करना होगा, लिखना होगा, नोट बनाना होगा, फिर जब पेपर में क्वेश्चन पूछे तो आप इसे बता पाओगे। ठीक है बच्चों, तो अपना ख्याल रखिए, बाय।